नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कृषि कानून को लेकर देश में अभी भी बवाल जारी है। 22 दिन बीत चुके हैं। सरकार सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की आज बैठक हुई और ये बैठक बीजेपी दफ्तर में हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए, बीजेपी अध्यक्ष भी वर्चुअल तरीके से शामिल हुए, पीयूष गोयल उसमें शामिल थे, निर्मला सीतारमण भी शामिल थी। दूसरी तरफ सियासत भी शबाब पर है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जहां केजरीवाल ने तीनों कानून फाड़ दिए। तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने जिस वक्त किसान पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली के सीएम केंद्र के नए कृषि कानूनों को दिल्ली में लागू करने के नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर रहे थे। केजरीवाल करीब करीब फंस ही चुके थे, लेकिन ऐन मौके पर गुरु ज्ञान याद आया और झट से दांव बदल दिया। जो कुछ कसर रह गई थी, वो आज उनके विधायकों ने और फिर खुद उन्होंने कागज फाड़कर पूरी कर दी। और ये तीन कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने, ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। पंजाब में केजरीवाल को अपने साम्राज्य का भविष्य दिखता है। एक बार तो वो फतह का जश्न भी मना चुके हैं। फतह हुई नहीं, ये और बात है। उसी पंजाब के किसान दिल्ली में डटे हों और केजरीवाल उनके खिलाफ किसी परवाने पर कलम चला दें, ऐसी भारी भूल की केजरीवाल जैसे धुरंधर से उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन भूल तो हो गई, लिहाजा केजरीवाल ने उसे सुधारा भी अपने अंदाज में। सबसे पहले अपने राज्य के बॉर्डर बंद करके बैठे किसानों का हाथ जोड़कर इस्तकबाल करने पहुंचे, इस अरज के साथ कि सीएम नहीं सेवक मिलने आया है। उसके बाद अनशन कर रहे किसानों के साथ खुद भी अनशन किया, कोई कमी न रह जाए, इसलिए आज विधानसभा में कागज फाड़कर यज्ञ की आखिरी आहुति भी दे डाली। हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। पंजाब हरियाणा के किसान केजरीवाल का ये भूल सुधार कबूल करेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी समेत विरोधी पार्टियां एक सुर में कह रही हैं कि ये नौटंकी है और कुछ नहीं। चुना हुआ मुख्यमंत्री संविधान सम्मत संसद से पास किसी बिल को इस तरह से विधानसभा में टुकड़े टुकड़े फाड़ दे, ये बड़े शर्म की बात है। जबकि साथ में ये भी याद रहे कि उन्होंने ये बिल स्वयं ही पास किया है, उसके बाद इस तरह का नाटक क्यों? किसान आंदोलन की महाभारत में ये तो रहा विपक्ष अध्याय। सरकारी कर्म और कांड की बात करें तो नया कुछ भी नहीं है। पहले दिन से सरकार यही कह रही है कि नए कानून से किसानों का भला होगा। आज भी चारों दिशाओं में यही आकाशवाणी गूंज रही है। किसान कान में रुई ठूंस कर बैठे हों तो बैठे रहें। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। अलग सिर्फ ये है कि अब किसानों के धरने के जवाब में बीजेपी सरकार वाले राज्यों में भी किसानों का जमावड़ा जुटाकर कृषि कानूनों का जयकारा करवाया जा रहा है। एक ही कानून पर देश के दो हिस्सों में ऐसी उत्तर दक्षिण वाली प्रतिक्रियाएं भी हैरान करने वाली हैं। बहरहाल पीएम मोदी कल एमपी में ऐसे ही एक किसान सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे और किसानों की शंका दूर करने की कोशिश करेंगे, जैसा वो पहले भी कई बार कर चुके हैं।
मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। कहा तो केंद्र सरकार ने सोचा होगा कि जिस सुधार की चर्चा करीब करीब सभी पार्टियां कर रही थीं, उसको अमली जामा पहनाकर वो वाहवाही लूट लेगी, और कहा ये हाल है कि बदलाव की वकालत करने वाले आज बदलाव को बर्बादी बताने पर तुले हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि 2019 में अपने घोषणा पत्र में मंडी कमेटी खत्म कर देने का वादा करने वाली कांग्रेस आज अपने घोषणा पत्र का नाम सुनकर ही आग बबूला हो जाती है। दिल्ली से पंकज जैन, बरेली से अभिषेक मिश्रा और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इस बीच आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है और कहा है कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी है किसानों के नाम। यानी प्रधानमंत्री भी अपनी पूरी ताकत इसके पीछे लगाते हुए कृषि मंत्री की उस चिट्ठी के जरिए क्या किसान मान पाएंगे, क्योंकि उसमें तमाम अफवाहों को दूर करने के लिए प्यारे किसान भाइयों और बहनों लिखकर ये चिट्ठी कृषि मंत्री ने लिखी है और एक एक अफवाह पर उन्होंने सच सामने रखने की भी कोशिश की है। तो प्रधानमंत्री ने कुछ ही देर पहले किसानों से जो चिट्ठी लिखी गई है नरेंद्र तोमर की वजह से, उसका जिक्र किया है और देशवासियों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है चिट्ठी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चिट्ठी लिखकर कृषि मंत्री ने अपनी भावना प्रकट की है। ये कहते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा है कि ये चिट्ठी ज्यादा से ज्यादा किसानों तक, लोगों तक पहुंचाएं। अब आइए आपको दिखाते हैं कि कृषि मंत्री ने इस चिट्ठी में क्या बातें लिखी हैं। उन्होंने पहले तो बताया है वो झूठ जो फैलाने की कोशिश की जा रही है और फिर उसके साथ का सच बताया है। एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है, इस पर उन्होंने कहा है कि सिस्टम रहेगा। एपीसी मंडियां बंद की जा रही है, सच ये है कि एपीएमसी की मंडियां कायम रहेंगी। एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही हैं, उस पर इस कानून की परिधि से बाहर है एपीएमसी मंडियां, ये कहा है कृषि मंत्री ने। किसानों की जमीन खतरे में है, झूठ फैलाया जा रहा है। एग्रीमेंट फसलों के किसानों की जमीन खतरे में है जो झूठ है, उस पर लिखा है और अब आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल अब ये मामला कानून का, जो कृषि कानूनों का है, वो सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक भी पहुंचा हुआ है। लगातार उस पर हियरिंग हो रही है। आज हालांकि सीधा हस्तक्षेप करने से तो कोर्ट ने इनकार किया, लेकिन ये कहा है, और एक तरफ किसान जो विरोध कर रहे हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये उनका अधिकार है, लेकिन साथ ही ये कहा है कि किसी और को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ किसानों के आंदोलन की गूंज तो दूसरी तरफ इंसाफ के दरवाजे पर सुनवाई। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की अगुवाई में 3 जज आज भी बैठे। वकीलों के बीच बहस आज भी हुई। दलीलों का पुलिंदा तो जरूर खोला गया, लेकिन सुनवाई टल गई। सरकारों और किसानों के बीच अटकी हुई बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज दोबारा सुझाव दिया कि शायद कृषि विशेषज्ञों की मदद लेकर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। कोर्ट ने ये भी सरकार से पूछा है कि क्या इन कृषि कानूनों के अमल पर थोड़ी रोक लगाई जा सकती है, थोड़ी देरी की जा सकती है, ताकि किसानों को ये आश्वासन मिले कि सरकार जो है वो उनसे बात करने के बारे में सीरियस है। सरकार और किसानों के बीच कमेटी बनाने पर बात तो नहीं बन सकी, लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी जरूर सामने आई। ये टिप्पणी याचिकाकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की मांग पर आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्ट के दौरान, इस एजिटेशन के दौरान वो किसी और नागरिक का जो उनका हक होता है संविधान के अंदर, उसे ना वायलेट करे, स्पेशली कोई न्यूसेंस वैल्यू या रोड ब्लॉक ना करे। यही हमारी मांग है और खास करके शाहीन बाग के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस है उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, यही पिटिशनर का कहना है।
जब से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है, तब से बातचीत के जरिए सुलझाने की पहल तेज हो गई है और जिसकी झलक आज की सुनवाई में भी दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जानना चाहा कि क्या जब तक बातचीत से कुछ तय नहीं हो जाता, इस कृषि कानून को लागू करने से रोका जा सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि वो सरकार से पूछकर बताएंगे। किसानों के वकील AP सिंह ने कहा इस पूरे मामले का समाधान निकाला जाए। इस बीच पंजाब सरकार की तरफ से P चिदम्बरम ने भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो भी कमेटी बनाएगा उस पर हम सहयोग करेंगे। बहस के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से वकील राहुल मेहरा ने कहा कि हमें जानबूझकर इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है। दिल्ली सरकार के वकील के बार बार टोकने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बीच में टोकाटाकी ना करें, आपको बाद में सुनेंगे। हालांकि बाद में कोर्ट ने दिल्ली सरकार की बातें नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिसमस की छुट्टियां हो रही हैं, लिहाजा इस मामले में अगली सुनवाई अवकाशकालीन पीठ करेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कृषि आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान और कानून वापस नहीं लेने पर अड़ी सरकार के सामने आगे क्या रास्ता है। इस मामले में चीफ जस्टिस की टिप्पणी में उम्मीद की रोशनी दिखती है। चीफ जस्टिस ने कहा, प्रदर्शन का भी एक लक्ष्य होता है जो बातचीत से निकल सकता है। यही वजह है कि हम कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। कमेटी में एक्सपर्ट हो सकते हैं, वो अपनी राय रखें। यानी साफ है, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। बातचीत से ही सरकार और अन्नदाताओं के बीच बात बनेगी। उनकी रूपरेखा क्या होगी, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हालांकि 6 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है, लेकिन उम्मीद है कि बातचीत से ही गतिरोध का कोहरा छटेगा। अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख आपने इस रिपोर्ट में देख लिया। अब सवाल यही है कि किसान अभी भी तमाम जगह देख रहे हैं, अपनी आस लगाए बैठे हैं। आइए आपको सीधे बॉर्डर लिए चलते हैं, क्योंकि आपके मन में भी ये सवाल होगा कि उनकी हालत क्या है। दिल्ली के बॉर्डर, मेरा मतलब था, जबरदस्त ठंड का सामना। 22वां दिन है ये उनके आंदोलन का। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के किनारे किनारे इंसानों का एक समंदर हिलोरे मार रहा है। कभी उमड़ता घुमड़ता तो कभी एकदम शांत। सर्द सुबह में इसी समंदर से धुआं उठता दिखता है तो ठिठुरन वाली रातों में लगता है मानो समंदर जम गया। देखने और सुनने में भले ही ये उभरती लहरें एकाकार लगें, लेकिन इस सैलाब के एक एक कण की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग कहानी है। 75 साल के मोहन सिंह ने 3 दशक तक देश की पहरेदारी की। अब सिंघू बॉर्डर पर डटे अपने भाइयों की सलामती के लिए रात भर पहरा देते हैं। हम लोग हर जगह पर हर आदमी को सिक्योरिटी व्यू से देखते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी पर कहीं भी हो, चाहे वो मेस हो, चाहे वो लंगर हो, चाहे वो स्टेज हो, कोई भी जगह जहाँ लोग सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। कोई भी आदमी, कोई लेडीज हो या कोई बच्चा हो, उसके साथ कोई नाजायज हरकत ना करें। धरने पर बैठे किसान खाली वक्त में कुछ नया सीखें, पंजाब से यही सोच लेकर गुरु प्रताप सिंह भी सिंघू बॉर्डर पहुंच गए अपनी किताबों के पुलिंदे के साथ। टेंट में लाइब्रेरी खुली तो किसानों के साथ साथ आसपास की बस्तियों के बच्चे भी यहीं रमने लगे। मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हों, उन्हें अपने इतिहास के बारे में पता लगे, क्योंकि जब तक कोई बच्चा एजुकेट नहीं होगा तो वो उसे सही या गलत का पता नहीं लगेगा। ये वीर सिंह उन्होंने किया है, वीर जी ने, उनका आइडिया था, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है यहाँ के स्लम एरिया के जो बच्चे थे वो ऐसे ही मतलब नारे लगाते हुए ऐसे ही घूमते थे ताकि उन्हें लंगर मिल जाए। तो हम यहाँ पे उनका किया है ताकि वो किताबें पढ़े और एजुकेट हो। सिंघू बॉर्डर पर खुले में एक सैलून भी चल रहा है। कटिंग शेविंग के लिए परेशान आंदोलनकारियों की फिक्र में लाभ सिंह पंजाब से अपने सैलून के कर्मचारियों को लेकर यहाँ पहुँच गए। खर्च तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी सबको फ्री सेवा दी जा रही है।
और मेरा सारा किसान भाई आंदोलन में आ चुका है और उनकी सेवा के लिए मैंने यहाँ पे अपना फ्री सेवा करके सैलून बना दिया है। अपना सैलून पे वहाँ पे छुट्टी कर दी है, सैलून ऑफ कर दिया है। जब तक आंदोलन चलेगा हम यहाँ पर अपनी सेवा जारी रखेंगे। आंदोलन शुरू हुए 22 दिन हो गए। पहले का खुशनुमा मौसम अब जुल्म पर उतर आया है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर न तो किसानों की तादाद कम हुई, न हौसला। से अन्य राज्यों से आने वाले किसानों को भी रोका जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई करना बंद करें, न इसका माकूल जवाब हम सरकार को देंगे। हमारे हौसले अभी पस्त नहीं हुए, बुलंद है। उधर दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर आज हंगामा रहा। रास्ता बंद करने के लिए आज फिर बड़ी तादाद में किसान जुटे। कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पर लेट गए। कुछ देर तक अफरा तफरी मचने के बाद आखिरकार पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और रास्ता खोल दिया। अपनी बात मांगने का पूरी तरह से पुलिस बिकी हुई है, पूरी तरह से बिकी हुई है। आपकी आगे की आवाज दबाने का और भी हमारे साथी आ रहे हैं, वो ब्लॉक करेंगे सड़क को। लेकिन जब तक ये तानाशाही सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। आंदोलन और कृषि कानून का मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। कोर्ट और सरकार जो भी फैसला करें, किसान अपने फैसले पर डटे हैं और वो ये कि कानून वापस हो। दिल्ली से राजेश खत्री, हिमांशु मिश्रा और नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली की सरहद पर लगातार ये किसानों का आंदोलन चल रहा है। इस बीच करनाल से अफसोसनाक खबर आई। किसान आंदोलन और किसानों की जो मुहिम है उसका कुछ भी असर नहीं होता हुआ देख कथित रूप से एक किसान ने खुद को गोली मार ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे उनके अनुयायी जो उनको चाहते थे यहाँ पर मौजूद हैं। और जब से ये घटना लोगों को पता चली है, कहीं ना कहीं जो है लोग भी इस घटना को सुनकर हैरान हैं, परेशान हैं और बाबा जी के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। किसान बैठे हैं, वो जो उधर दृश्य देखते थे ना, वो उनको पीड़ा पहुंचाता था। जब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसान अपनी मांग को लेकर नारे लगा रहे थे, तभी संत बाबा राम सिंह ने सुसाइड कर लिया। लेकिन उनकी इस खुदकुशी का रहस्य भी गहरा गया है। पुलिस उन कड़ियों को जोड़ने में लगी है कि आखिर किन हालात में संत बाबा राम सिंह ने अपनी जान दे दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मारी, उस वक्त वो गाड़ी में अकेले थे। जो शख्स बाबा के साथ था वो खुदकुशी से पहले गाड़ी से उतर चुका था। बाबा ने अपनी लाइसेंसी हथियार से सुसाइड की। पुलिस बाबा की सुसाइड नोट को फोरेंसिक जांच के लिए भी भेज रही है। फिलहाल पुलिस ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन सिखों के बड़े धार्मिक नेता संत बाबा राम सिंह की खुदकुशी पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का कोई नेता भले ही गुरुद्वारा नहीं पहुंचा, लेकिन पंजाब के मंत्री से लेकर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जरूर पहुंचे। सुखबीर बादल ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। बड़ी दुख दी घड़ी है। संत महापुरखा ने इस अंदोलन वास्ते शहादत दे दी है। संत बाबा राम सिंह का कल सुबह अंतिम संस्कार होगा। कृषि कानून के खिलाफ जब से आंदोलन शुरू हुआ, अब तक कम से कम 20 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। अरविंद ओझा के साथ सत्येंद्र चौहान, करनाल, आज तक। उत्तर भारत में तमाम इलाकों में, जम्मू कश्मीर में पारा जिस तरह से गिर रहा है, दिल्ली में मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड, निकलना मुश्किल है अभी घर से बाहर। दिल्ली में ये रिपोर्ट देखिए। कोई कंबल में दुबका है, कोई गर्म कपड़ों में लिपटा है, कोई हाथ मल रहा है, कोई शीत लहर से बच रहा है। फिर भी ठंडी हवा हड्डियों से पार हो रही है। इसे कहते हैं ठंड, जो दिसंबर के महीने में अब की बार रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिल्ली हो या एनसीआर हो, राजस्थान हो या पंजाब हो, पहाड़ों पर बर्फ बेहिसाब गिर रही है। यूपी हो या बिहार हो, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है।
हर कोई कांप रहा है और यही कह रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे राजस्थान में बर्फ जम गई है। पंजाब में पारा शून्य तक पहुंचने के लिए बेताब हो रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक भयंकर बर्फबारी हो रही है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया का यही हाल है। अमेरिका में तो क्रिसमस से पहले बर्फबारी ने तो मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। आज हम आपको बर्फबारी से जूझते अमेरिका के हालात भी दिखाएंगे, लेकिन पहले बात हिंदुस्तान की करते हैं। दिल्ली समेत समूचा उत्तर भारत इस वक्त ठंड की गिरफ्त में आ चुका है। पिछले एक सप्ताह से दिल्ली एनसीआर में ठंड कहर ढा रही है। शीतलहर के साथ बर्फीली हवाओं ने दिल्ली एनसीआर में लोगों का जैसे जीना दुश्वार कर दिया है। ठंड तो हर साल आती है, पर इस बार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, पर ठीक है। हम लोग गुजारा तो गरीब आदमी रोड पे लकड़ जला के, वो भी उपलब्ध नहीं है तो पुराना पेपर जला के गुजारा कर रहे हैं। बहुत कड़ाके की सर्दी है। हवा भी चल रही है। हवा भी चल रही है। हवा से ठंड ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में सुबह का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री तक पहुंच गया है। शुक्रवार को भी शीतलहर चलने के पूरे आसार हैं। In Delhi NCR, lowest temperature recorded today was 3.5 degree at Ridge Observatory. So it is a condition of cold wave. So today we have realized cold wave at two places, Ridge and Ayanagar. And if we can think about the cold day, so yesterday cold day was realized in Lodi Road as well as Palam Observatories. And this is prevailing for last 3 days. And this is likely to continue for today itself and up to 18th. So we can see from 15th the cold day condition is prevailing, and this is a spell, and it is going to last till 18 December cold day condition. दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन भरी ठंड का आलम यह है कि अब सुबह ही नहीं बल्कि दिन भी खासे ठंडे हो रहे हैं। बुधवार को ठंड ने पिछले एक दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब आपको दिखाते हैं 16 दिसंबर को पिछले 10 सालों में कितनी ठंड पड़ी। साल 2011 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री था। साल 2012 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री था। साल 2013 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री था। साल 2014 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री था। साल 2015 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री था। साल 2016 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री था। साल 2017 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री था। साल 2018 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री था। साल 2019 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री था। साल 2020 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री था। और तो और हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस हिसाब से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उसके चलते दिल्ली में ठंड और भी कहर ढा सकती है और पारा 2 डिग्री तक भी गिर सकता है। सोचिए, जब 4 डिग्री में ये हाल है तो 2 डिग्री वाली ठंड तो जैसे मार ही डालेगी। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और दिल्ली में धुंध की वजह से गाड़ियों ने हाईवे पर हेडलाइट्स जलाकर चलना शुरू कर दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट की सुने तो उन्होंने भी एयरप्लेन्स के लिए लो विजिबिलिटी मैन्यूवरिंग शुरू कर दी है। दिल्ली की ठंड अब बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और इसी कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान सर्दी भरी रातें और शीतलहर वाले दिन गुजार रहे हैं। इस तरह से दिल्ली में ठंड का आफतकाल लगा है। आज तक ब्यूरो। सोचिए, दिल्ली में 2 डिग्री तापमान। वैसे पहाड़ी इलाके जो हैं वही ये परेशानी का सबब है। मैदानी इलाकों के लिए जबरदस्त बर्फबारी हो रही है इस बार। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में 10 साल के बाद पहली बार -6.5 डिग्री तापमान। जबरदस्त ठंड है।
उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक हो रही इस भयंकर बर्फबारी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सबसे पहले आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाते हैं। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। केदार धाम में 6 फीट से अधिक तक बर्फबारी हो चुकी है और इन दिनों केदारनाथ में तापमान -7 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है। केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को बंद किए गए थे। तभी से यहां भयंकर बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के चलते निचले इलाके प्रचंड ठंड का प्रकोप झेल रहे हैं। केदारनाथ धाम पूरी तरह से खाली हो चुका है। मात्र एक साधु निवास कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा केदारनाथ सफेद नजर आ रहा है। मंदिर के आगे बनी नंदी की मूर्ति भी बर्फ से ढक चुकी है। इसके अलावा आने जाने के सभी पैदल मार्ग भी बंद हैं। केदारनाथ में इस वक्त सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के औली में भी भयंकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन यहाँ की बर्फबारी खुशियां लेकर आई है। इस बर्फबारी से जैसे कोरोना का साया छंट गया है। धड़ल्ले से पर्यटक पहुंच रहे हैं। औली की हसीन बर्फीली वादियों का जमकर आनंद उठा रहे हैं। लगातार दिन प्रतिदिन औली पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के बाद अभी रोजगार खुल गया है। थोड़ा सा बर्फ पड़ने के बाद थोड़ा आसार है कि थोड़ा सीजन में बढ़ोतरी होगी। अभी स्कीइंग, ट्यूब राइडिंग, जैसे बाइक राइडिंग, सभी चीज अभी चालू है हमारे यहाँ पे। बर्फबारी के बाद जोशीमठ से औली तक आकाश की सैर कराने वाला रोपवे रोजाना पर्यटकों को जोशीमठ से औली तक की सैर करवा रहा है। यहाँ पहुंचे पर्यटक सुबह से शाम तक बर्फ में स्कीइंग, स्नोमैन, हॉर्स राइडिंग और बर्फ में जमकर खेल रहे हैं। टूरिस्टों को भले ही इस बर्फबारी में मजा आ रहा है, लेकिन उत्तराखंड के निचले इलाकों के लोग ठंड के कहर को लेकर डरे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने जीना दुश्वार कर दिया है। हिमाचल में मौसम साफ है, धूप खिल रही है, लेकिन धूप से बर्फ पिघल रही है और ऐसे में पूरा प्रदेश भयंकर ठंड की चपेट में आ गया है। सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के केलांग में सबसे कम तापमान -8.0 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा में तापमान -4.5 डिग्री सेल्सियस, मनाली और डलहौजी में तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस और सोलन में -1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शिमला में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर में -0.6 डिग्री सेल्सियस, भुंतर में -0.6 डिग्री सेल्सियस चला गया है। अटल टनल से लेकर केलांग तक बर्फ पिघलने से हाईवे पर काफी फिसलन है। पुलिस ने लोगों से 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच ही वाहन चलाने की अपील की है। तो पूरी बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे और स्थानीय लोगों को भी अच्छा रोजगार मिल रहा है, क्योंकि पूरा यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि कोविड-19 के अनुसार जो है यहाँ पे मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। तो पूरा यहाँ पे नियमों का पालन हो रहा है, जिससे हम लोगों, स्थानीय लोगों को भी सुविधा मिल रही है और इसमें स्कीइंग का टूरिस्ट पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। और आशा है कि इसमें और भी टूरिस्ट अभी बढ़ेगा, क्योंकि गॉड गिफ्ट है, बर्फ तो पड़ी रखी है औली में। हिमाचल में इस बार दिसंबर के महीने में भी अब तक 2 बार अच्छी बर्फबारी हो चुकी है, जिससे हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में शीतलहर चल रही है। शिमला में इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली ठंड से जीना मुहाल हो गया है। गए थे घूमने, तो ये हिमाचल का सबसे प्रसिद्ध और फेमस प्लेस है। तो यहाँ पर हमने जब हम गए तो ये बहुत ही एडवेंचर प्लेस है। वहाँ पर हमने देखा कि बहुत बर्फ गिरी हुई है और हमने वहाँ पर बहुत ही एंजॉय किया। बहुत मजा आ रहा है। हमने दोस्त लोगों के साथ आए हुए हैं और बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। टूरिस्टों को यही कहना चाहेंगे कि आजकल दिनों में आए और हिमाचल में घूमें, एंजॉय करें।
इन दिनों शिमला में दिन के समय चटक धूप खिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही ठंड का टॉर्चर शुरू हो जाता है। शिमला में दिन के समय भी लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी दुश्वार बन गई है। कई इलाकों में पारा माइनस में चला गया है। जम्मू कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में इस सीजन की ही नहीं बल्कि पिछले 10 सालों में सबसे ठंड रात रही। यहां तापमान 0 से 6.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो कि पिछले एक दशक में दिसंबर के महीने का सबसे कम तापमान है। गुलमर्ग में पारा -11 डिग्री चला गया है। प्रचंड ठंड से नदी नालों का जमना शुरू हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी मौसम कहर ढा रहा है। यहाँ पारा -14 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। हम आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भयंकर बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को शीतलहर चलने का अनुमान है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। आज तक ब्यूरो। पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी देखी आपने, और असर तो मैदानी इलाकों पर इसका हो रहा है, वरना राजस्थान में सोचिए बर्फ हो, माउंट आबू में -1 डिग्री तापमान, लुधियाना हो पंजाब में, हिसार हो हरियाणा में, जबरदस्त ठंड। पहाड़ों पर बर्फबारी और बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। राजस्थान के शहर भी ठंड से बुरी तरह कांप रहे हैं। माउंट आबू की तस्वीर सिहरन पैदा करने वाली है। घास के मैदानों से खड़ी फसल तक और गाड़ियों की छत पर आसमान से गिरी ओस बर्फ बन चुकी है। दरअसल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री पर जा पहुंचा। तापमान में गिरावट से पूरा इलाका कांप रहा है। सुबह जबरदस्त कोहरे में लिपटी है तो सर्द हवाओं से चुभन का एहसास हो रहा है। रेगिस्तानी जैसलमेर में अब सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। मौसम बिगड़ने के साथ ही जैसलमेर जबरदस्त धुंध और कोहरे की चपेट में है। कोहरे के कारण बुधवार को 2 सड़क हादसे भी हुए। इसमें राम देवरा दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी धुंध की वजह से सड़क के नीचे उतरकर पलट गई। हादसे में 4 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। राजस्थान के ही फतेहपुर में सर्दी का कहर लगातार बना हुआ है। डेरा जमाए बादलों ने धूप का रास्ता रोक रखा है। इस वजह से शीतलहर का प्रकोप रहा। तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हरियाणा की बात करें तो उसका हिसार जिला सबसे ठंडा रहा। शीतलहर चलने की वजह से हाड़ कंपा देने वाली ठिठुरन महसूस की गई। हिसार में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री कम रहा। पिछले 3 दिनों से शीतलहर चलने के कारण हिसार जिले में ठंड बढ़ी है। वहीं कोहरा भी बढ़ रहा है। ठंड अधिक होने की वजह से सड़कें लगभग सूनी रहीं और लोग घरों में दुबके रहे। 2 दिन पहले तापमान 1.2 डिग्री चला गया था। अमृतसर के राजाताल इलाके में जबरदस्त कोहरा छाया है। वहीं ठंड भी सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर तुली है। ये कोहरा पिछले कई दिनों से पड़ रहा है। ये इलाका पाकिस्तान सीमा के करीब है, लिहाजा ठंड और कोहरे के साथ ही सुरक्षा की वजह से किसान बाहर निकलने से बच रहे हैं। पंजाब के लुधियाना की हालत भी धुंध ने खराब कर रखी है। कड़ाके की ठंड के साथ छाए कोहरे ने शहर की रफ्तार को धीमा कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी ने पंजाब के शहरों में ठंड बढ़ा दी है। जो फोरकास्ट हमें आई है जो भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से, तो अभी 3-4 दिन हम जैसे देख सकते हैं कि उसमें 19 तक इस तरह ही रहने की संभावना है कि जो शीतलहर है अभी जारी रहेगी। जो टेम्परेचर्स हैं वो भी नॉर्मल से कम ही चल रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से ही मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप है। बर्फबारी जारी रहने की वजह से उत्तर भारत के शहरों में फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में इसी के साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।